मित्र लास्ट वाले लेक्चर में हम ये डील कर रहे थे कि डीएनए के कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। अब मित्र हमें डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, डीएनए के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। अब आपको ये जानना है कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। मित्र इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो डीएनए है दैट इज लीनियर, डबल स्टैंडर्ड लीनियर, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो उनका डीएनए है दैट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। मित्र तो इस इन बातों का डिफरेंस आपको रख के चलना है। मित्र सबसे पहले आप यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस बात को समझने से पहले आपको ये बात समझनी है कि सबसे पहले जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर किया था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। सबसे पहले जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इट वाज डिस्कवर्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन discovered the structure of DNA by using X-ray crystallography, by using X-ray crystallography technique. But मित्र विल्किंस एंड फ्रैंकलिन डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर को नहीं बता पाए। लेटर ऑन in 1953 वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल बताया और बताया कि डीएनए हैज हेलिकल स्ट्रक्चर। मित्र जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है आप इसको देखोगे, इसका जो एक एंड है 3 to 5 प्राइम, दूसरा एंड है 5 to 3 प्राइम। इसका मतलब यह है कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है दैट इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मित्र मैंने यहाँ पे लिखा है कि डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इट मींस एक स्ट्रैंड अगर 3 to 5 प्राइम है, इस बात को समझो आप, एक स्ट्रैंड अगर 3 to 5 प्राइम है तो जो उसका अपोजिट स्ट्रैंड है दैट इज 5 to 3 प्राइम। तो डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड दीस स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री एज वेल। इसका मतलब ये है, सपोज ये आपका 3 प्राइम एंड है और इस 3 प्राइम एंड पे दिस इज द 3 प्राइम, इस 3 प्राइम एंड पे अगर आप ले लेते हैं कोई न्यूक्लियोटाइड, सपोज आपके पास एडेनिन है, थायमिन, थायमिन, ग्वानिन, दिस इज द 5 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम का एंड हो गया। अगला जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम में, तो इसमें जस्ट इसके अपोजिट एडेनिन के अपोजिट क्या आएगा, मतलब थायमिन, थायमिन के अपोजिट आगे एडेनिन आएगा, थायमिन के अपोजिट एडेनिन, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन आएगा। इसका मतलब ये है कि बोथ द स्ट्रैंड आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंटी पैरेलल जब भी वर्ड आए इसका मतलब यह है कि एक स्ट्रैंड रन करेगा 3 to 5 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड रन करेगा 5 to 3 प्राइम। मित्र कंप्लीमेंट्री इट सिंपली मींस एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात आपको अच्छे से याद करनी है। कंप्लीमेंट्री मींस एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। मित्र ये कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे। मित्र मैंने बोला कि वॉटसन एंड क्रिक से पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था बाय यूजिंग एक्स-रे क्रिस्टोग्राफी, बट दे वर नॉट एबल टू गिव द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बाद में वॉटसन एंड क्रिक ने इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। मित्र इसके लिए विल्किंस, वॉटसन एंड क्रिक गॉट द नोबेल प्राइज, गॉट द नोबेल प्राइज। मित्र ये लाइन आपको याद करनी है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो मित्र विल्किंस, वॉटसन एंड क्रिक गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। Mitre, they also used the X-ray crystallography technique just like Wilkins and Franklin, but they gave the detailed structure of DNA. Now, just focus on the structure of DNA. मित्र DNA is double helical structure, ये आप पहले से बात समझ चुके हैं। मित्र ये जो DNA का जो स्ट्रक्चर है ये आपको कॉइल दिख रहा होगा, बट मित्र ये जो कॉइलिंग है ये कहीं भी जाके आपस में मिलते नहीं है। जैसे अगर आपने
सीढ़ियां देखी होंगी अपने घर में, जो लैडर्स होते हैं मित्रों, वो ऐसे ऐसे राउंडेड पोजीशंस में आपको दिखेंगे, लेकिन वो कहीं पे जाके आपस में ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये जो डीएनए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसा है मित्र, ये कहीं भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब डीएनए का जो वन हेलिक्स है, यहां से लेकर यहां तक मित्र, आप इसको वन हेलिक्स नहीं कहोगे। वन हेलिक्स सिंपली मींस ये दिस पोर्शन एंड दिस मच पोर्शन, दिस इज कॉल्ड वन हेलिक्स। तो वन हेलिक्स की जो लेंथ होती है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। और मित्र वन हेलिक्स के अंदर यहाँ पे आपको दिखेंगे 5 बेस पेयर, यहाँ पे आपको दिखेंगे 5 बेस पेयर, तो दोनों मिला के आपको 10 बेस पेयर दिखेंगे। यानी ईच हेलिक्स, एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर आपको देखने को मिलेंगे। और दो बेस पेयर के बीच की दूरी, जरा इस बात को अच्छे से समझना मित्रों, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है दैट इज वन हेलिक्स, और इसकी लेंथ कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम। अब वन हेलिक्स के अंदर आपको यहाँ पे 5 बेस पेयर दिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहा मित्र। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर दिखाया है, इसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। यहाँ पे अगर एडेनिन होगा तो यहाँ पे थायमिन होगा, यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन होगा, अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। तो इसी तरह 5 बेस पेयर यहाँ पे, 5 बेस पेयर यहाँ पे है, तो एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर आपको दिखेंगे। और अगर आपको ये दो के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो 34/10 3.4 मित्र, ये होगा एंगस्ट्रॉम, 3/4 एंगस्ट्रॉम। तो मित्र इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मित्र जरा इस बात को फोकस करो, एंटी पैरेलल, आपको ये बात समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद द थायमिन, guanine always pairs with the cytosine with 3 hydrogen bond. Now मित्र लास्ट वाली क्लास में जब हमने डीएनए स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पे ये बात कही थी कि जो डीएनए है इट इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब मित्र जरा इस बात को समझो, और लिखो जरा, नॉलेज क्लाउड। मित्र जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। जब हमने कहा था सुगर, फॉस्फेट एज नाइट्रोजिनस बेसेस, तो जब मित्र सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस साथ में होंगे जिसको आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब मित्र केवल सुगर और फॉस्फेट होगा, सुगर और, जरा आप देखो यहाँ पे सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस, नाइट्रोजिनस बेसेस, मतलब फॉस्फेट नहीं। तो जब फॉस्फेट नहीं होगा तो इसे आप बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब डिफरेंस समझना, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस साथ में है, इसे आप न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो। सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस जब केवल साथ में है, फॉस्फेट नहीं है, तो इसे आप न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो। या मित्र इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो इससे मित्र आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड। मित्र इस बात को जरा अच्छे से माइंड में रख के चलना कि सुगर, फॉस्फेट होगा तो न्यूक्लियोटाइड, मतलब सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस होंगे तो आप न्यूक्लियोटाइड कहोगे। अगर फॉस्फेट नहीं है, सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट नहीं तो न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ना मित्र आप जो हमें पढ़ना है, आपको पढ़ना है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल, चारगाफ रूल, तो चारगाफ रूल is only applicable for double strand DNA. It is not applicable for single strand DNA. मित्र चारगाफ रूल क्या कहता है मित्र? according to this rule, purine is always equal to pyrimidine। मित्र जरा समझना है इस चीज को। मैंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू pyrimidine, एंड दैट रूल डज नॉट होल्ड गुड फॉर
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इट मींस इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मित्र जो प्यूरिन है ये किसके इक्वल है? पायरिमिडिन के इक्वल है। तो मित्र प्यूरिन हमारे पास क्या है? एडेनिन प्लस ग्वानिन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ये किसके मित्र इक्वल है? थायमिन एंड साइटोसिन मित्र इक्वल है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मित्र इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एडेनिन और थायमिन किसके इक्वल है? 1 एंड ग्वानिन और साइटोसिन किसके इक्वल है? मतलब 1, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू पेरिमिडिन। मित्र ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि चार का फॉर्म क्या है। प्यूरिन, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पेरिमिडिन। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A+G/T+C। जैसे अगर मैं चाहूं तो एक स्टेप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। मित्र इसको ऐसे कर सकते हैं आप इक्वल टू 1, या इसे आप ऐसे लिखाओ A एडेनिन एंड थायमिन इक्वल टू 1, guanine and cytosine equal to 1. The molar concentration of purine is always equal to the concentration of pyrimidine. Now, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, that is DNA packaging. DNA packaging या पैकेजिंग ऑफ DNA, पैकेजिंग ऑफ DNA। मित्र अगर आप किसी ह्यूमन सेल से, एक सेल से डीएनए निकालते हैं तो दैट विल बी अराउंड 2.2 मीटर, और आपको ये पता आपके बॉडी के अंदर 10⁶ सेल है सेल के अंदर, तो जब उसे आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी अराउंड 2200 किलोमीटर। इतना डीएनए आपके बॉडी के अंदर सुपर क्वाइल कंडीशन में पैक्ड है। तो जो डीएनए पूरा पैक्ड है आपके बॉडी के अंदर इनसाइड अ सेल, उसी को क्या बोलोगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो मित्र पैकेजिंग ऑफ डीएनए सिंपली मींस सुपर क्वाइलिंग डीएनए, जो डीएनए दैट इज सुपर क्वाइल एंड सुपर क्वाइलिंग स्टेट में आपके बॉडी के इनसाइड में है, सेल के इनसाइड में, उसी को आप क्या बोलोगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो इसे मित्र हम ऐसा लिख सकते हैं डीएनए इज पैक्ड, डीएनए इज packed in supercoiled state in the cell, is known as packaging of DNA, is known as packaging of DNA। अब मित्र आपको ये समझना, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप डीएनए का जो सुपर क्वाइलिंग है, अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो पूरा डीएनए आपके सेल के अंदर पैक्ड है एंड दैट इज अराउंड 2200 किलोमीटर, उतना डीएनए आपकी बॉडी के अंदर पैक्ड है। अब जो पैकेजिंग है, ये मित्र पैकेजिंग आपके यूकैरियोट्स के अंदर भी हो सकती है। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स और डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। तो मित्र एक एक करके इस टॉपिक को डील करते हैं, क्योंकि मित्र पैकेजिंग ऑफ डीएनए केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग सिंपली मींस जो डीएनए पैक्ड है आपकी बॉडी के इनसाइड, जो सेल के अंदर डीएनए पैक्ड है इन द फॉर्म ऑफ सुपर क्वाइलिंग स्टेट। अब ये डीएनए की पैकेजिंग कैसे हो रही है? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कौन कौन से प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है इसको पैक करने के लिए, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो मित्र फर्स्ट गिव द हेडिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। मित्र सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो कहां पे है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो मित्र जरा देखो, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स डीएनए इज प्रेजेंट
inside the cytoplasm, inside the cytoplasm in supercoiled stage, supercoiled stage. Mitre, this packaging is done by set of proteins. This packaging जो डीएनए पैक्ड है प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसकी पैकेजिंग कर कौन रहा है? तो दिस पैकेजिंग इज डन बाय नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन दैट इज पॉलीअमीन्स, पॉलीअमीन्स। मित्र ये जो लाइन है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए सुपरकॉइल्ड स्टेट में है, जो डीएनए पैक्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसकी पैकेजिंग कौन करा रहा है, उसको पैक कौन कर रहा है? तो पॉलीअमीन्स। एंड पॉलीअमीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। मित्र डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दैट दिस नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन establish the negative charge of DNA। तो जो डीएनए पैक्ड है प्रोकैरियोट्स के अंदर उसको आप बोलोगे न्यूक्लियोइड डीएनए। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोइड डीएनए। जो डीएनए पैक्ड है उसको आप बोलोगे न्यूक्लियोइड डीएनए या आप उसको कह सकते हैं जेनोफोर, जेनोफोर। तो मित्र क्वेश्चन अगर आता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए की जो पैकेजिंग है वो कौन कराता है, तो दैट इज polyamines and that is positive charge amino acids या protein that establish the negative charge DNA। मित्र in case of prokaryotes and in case of eukaryotes अगर आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो पैकेजिंग जो है यूकैरियोट्स में काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मित्र हम लोग मल्टी सेलुलर है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स पैकेजिंग काफी सिंपल है। उसकी जो डीएनए की जो फोल्डिंग है दैट इज अराउंड 1000 टाइम्स। नाउ गेट द हेडिंग packaging of DNA in case of eukaryote, that is very important topic। packaging of DNA in eukaryotes। मित्र इस बात को समझो कि जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो कहां पे होगा? यूकैरियोटिक डीएनए is present in nucleus, present in nucleus in supercoiling, a supercoiled stage। It is more complex, it is more complex than prokaryotes। मित्र यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए की जो फोल्डिंग है, जो डीएनए सुपरकॉइल्ड स्टेट में है, ये मिलियंस टाइम्स होते हैं, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट दैट इज थाउजेंड्स टाइम्स। तो दोनों में डिफरेंस है। जो यूकैरियोटिक डीएनए है, जो उसकी जो फोल्डिंग है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। एंड आप ऐसा करो, दिस पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय या caused by set of positively charged protein that is histone। मित्रों वहां पे आपने पढ़ा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आप पढ़ रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो मित्र जो डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, मित्र सबसे पहले जो डीएनए है, अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को भी आपने देखा था, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो मित्र डीएनए जो है, जो डीएनए है अभी आपने लिखा था 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, अगर उसको आप नैनोमीटर में चेंज करोगे मित्र तो दैट इज 2 नैनोमीटर। ठीक है, ये मित्र नीचे साइज लिख रहा हूं मैं। अब डीएनए कैसे पैक्ड हुआ, तो डीएनए की जब पैकेजिंग होगी तो डीएनए तो सबसे पहले 2 नैनोमीटर था, यानी 20 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन जब इसकी पैकेजिंग हो जाएगी तो मित्र ये डीएनए से बन जाएगा न्यूक्लियोसोम। इट मींस इसकी पैकेजिंग और हो गई है। मित्र न्यूक्लियोसोम से अगर आप और आगे आओगे, मित्र ये साइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये समझो कि डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से बनेगा तो ये
सोलिनॉइड यानी न्यूक्लियोजोम और पैक्ड हुआ तो सोलिनॉइड, सोलिनॉइड से ये बनेगा सुपर सोलिनॉइड, सुपर सोलिनॉइड में तो सुपर सोलिनॉइड से ये बनेगा क्रोमैटिन, एल्बिटर क्रोमैटिन से बन जाएगा क्रोमोसोम। तो मतलब डीएनए पैक्ड होके बन क्या रहा है क्रोमोसोम। तो पहले डीएनए 2 नैनोमीटर था, मतलब 2 से अब और पैक्ड होगा तो न्यूक्लियोसोम, सोलिनॉइड, सुपर सोलिनॉइड, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। तो फाइनली ये 1400 नैनोमीटर के आसपास का डीएनए हो जाएगा एंड फाइनली डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया क्रोमैटिन के अंदर। तो मित्र ये जो पैकेजिंग आप देख रहे हैं ये बहुत सारे प्रोटीन्स इसको कराएंगे। ये तो मित्र पैकेजिंग है जो आपने देखा डीएनए फाइनली बने आके। मैंने कहा था कि सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे यूकैरियोट्स के अंदर। तो मित्र अब वो सेट ऑफ जो प्रोटीन्स है वो कैसे काम करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसको मित्र आप कॉपी कीजिए ना। मित्र हम जरा आप न्यूक्लियोसोम को समझेंगे कि न्यूक्लियोसोम होता क्या है। जब डीएनए और कंडेंस हो गया और पैक्ड हो गया तो उसको आपने न्यूक्लियोसोम बोला। तो मित्र गिव द हेडिंग न्यूक्लियोसोम। मित्र ये पूछेगा मित्र न्यूक्लियोसोम आप ऐसा कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज डीएनए is wrapped over positively charged histone protein। मतलब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मित्र ये जब डीएनए रैप करेगा हिस्टोन के ऊपर तो बनाएगा ऑक्टामर, जिसको आप क्या बोलोगे न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडीज। तो मित्रों पहले आप ये समझो कि कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे, तो प्रोटीन कौन कौन से हैं। मित्र हिस्टोन जो प्रोटीन है ना, हमने कहा कि हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व है पैकेजिंग करने में। तो मित्रों प्रोटीन कौन कौन से हैं H2A, H2B, H3, H4, H1। मित्र ये जो प्रोटीन्स हैं ये सब हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स हैं जो डीएनए की पैकेजिंग में रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो न्यूक्लियोसोम क्या है मित्र आपको दिखाता हूं। पहले जरा इस बात को आप समझो। मित्र ये जो प्रोटीन्स है इसकी एक एक यूनिट यानी H2A की एक यूनिट, H2B, H3, H4 इन सब की एक एक यूनिट, यानी अब ये एक था तो 2 हो जाएगा। तो मित्रों ये मिलके बनाएंगे हिस्टोन ऑक्टामर, 2 यूनिट, इसकी एक यूनिट तो 2 हो जाएगा, इसकी भी एक यूनिट तो 2 एंड सो ऑन। मित्र इसकी नहीं 2 यूनिट ऑफ all these four forms histone octamer। मित्र ये जो है H1 it act as लिंकर डीएनए, it act as लिंकर डीएनए, ये डीएनए को अनकॉइल होने से रोकेगा। अब जरा मित्र देखो ये कैसे काम करते हैं। और मित्र जब इसकी 2-2 यूनिट, मैंने ये कहा कि इन सब की तो एक एक यूनिट यानी कि 2 यूनिट ऑफ ऑल दिस फोर्स, इसकी एक यूनिट और मिल जाएगी, इसकी एक यूनिट, इसकी भी और इसकी भी, तो क्या बनाएंगे हिस्टोन ऑक्टामर। तो मित्र ये हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बनाते हैं जरा इस चीज को आप देखो। मित्र जैसे मान लो आपके पास H2A है, H2B है, H3, H4। मित्र इनकी 2-2 यूनिट यानी कि एक यूनिट और आप यहां से जोड़ लेते हैं। सपोज एक यूनिट इसकी और आ गई, ये हमने एक एक यूनिट दिखा दिया। ठीक है, तो 2 यूनिट ऑफ ऑल दिस 4 सबकी 2-2 यूनिट। मित्र ये क्या बनाएंगे हिस्टोन ऑक्टामर। जरा देखना मित्र इस बात को समझना है कैसे बनाते हैं।
मित्र ऐसे करके ये जो मैं बना रहा हूं मित्र दैट इज डीएनए। मित्र हमने कहा कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड ओवर पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन। तो मित्र ये जो डीएनए है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, तो डबल स्ट्रैंड दिखा देते हैं आपको, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मित्र ऐसा सेम चीज यहाँ पे भी होगा, तो हम केवल लिख लेते हैं H2A, H2B, H3, H4। मित्र सेम चीज यहाँ पे भी होगा। ये तो दोनों यूनिट इनकी इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे सेम कंडीशन। एज इट इज यहाँ पे भी होगा। अब आपको ये समझना है मित्र, ये जो आपको बाहर से दिख रहा है दैट इज डीएनए, ये डीएनए है और ये कितना बेस पेयर है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इज रैप्ड ओवर हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इनकी दो दो यूनिट मिलकर क्या बना रही है, हिस्टोन ऑक्टामर्स, जिसे आप न्यूक्लियोजोम मॉडल कहेंगे या न्यू बॉडीज, क्या कह सकते हैं आप, न्यू बॉडीज या हिस्टोन ऑक्टामर। और मित्र अभी आपने बोला कि H2A, H2B, H3, H4, इसके अलावा भी आपके पास H1 है, इट एक्ट एज अ लिंकर डीएनए। मित्र इस डीएनए को ऐसे लिंक करके रखेगा सो दैट ये डीएनए अनकॉइल ना हो जाए। तो दिस इज द H1, दिस इज द H1, दिस इज द H1, दिस इज द न्यूक्लियोजोम मॉडल, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या बना रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, और डीएनए इसके ऊपर रैप्ड है कितने बेस पेयर का, 200 बेस पेयर का डीएनए रैप्ड है। मित्र आप एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया हुआ है। मित्र जो बाहर है जैसे हिस्टोन ऑक्टामर H1, जो बाहर है लिंकर डीएनए, ये आपके मित्र हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। मित्र ये जो ये है दैट इज डीएनए जो कि रैप्ड है, डीएनए रैप्ड है, रैप्ड ओवर हिस्टोन, और कितने बेस पेयर का डीएनए दैट इज 200 बेस पेयर का, 200 बेस पेयर का डीएनए होगा, बेस पेयर ऑफ डीएनए जो कि रैप्ड है इसके ऊपर। मित्र जो इसका टर्न होगा 1/3/4 टर्न होगा, ये पूरा ऐसा सीधा आपको नहीं दिखेगा, हल्का सा ये टिल्ट होगा। तो दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर, या इस तरह कर सकते हैं न्यू बॉडीज। कैसे डीएनए की पैकेजिंग हुई इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आपने देखा। बट मित्र जो यूकैरियोट्स है मित्र, यहाँ पे इसकी जो पैकेजिंग हायर लेवल पे भी होती है। तो अगर क्रोमेटिन की पैकेजिंग हायर लेवल पे हो तो मित्र यहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ये तो पैकेजिंग है तो सिंपल तरीके से, अगर इसकी पैकेजिंग और हायर लेवल पे करनी है तो हमें जरूरत पड़ेगी NSC। क्या जरूरत पड़ेगा, NSC, नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन। तो मित्र अगर क्रोमेटिन की पैकेजिंग और हायर लेवल पे हो जाए तो अपार्ट फ्रॉम हिस्टोन प्रोटीन वी नीड सम नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन, जो क्रोमेटिन की पैकेजिंग और हायर लेवल पे करेंगे। तो मित्र जब क्रोमेटिन की पैकेजिंग हायर लेवल पे होगी तो आपको दो चीज देखने को मिलेगा, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो मित्र जरा आप स्ट्रक्चर देखो, मित्र इस चीज को जरा यहाँ फोकस करो। अगर मित्र मैं कहता हूं NSC, मित्र आप जरा इस चीज को समझो,
या एट हायर लेवल पैकेजिंग ऑफ chromatin require some additional protein, and that is NSC, non-histone chromatin। अगर हायर लेवल पे पैकेजिंग आपको करनी है तो मित्र अगर आप न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर आपको पता है, जरा देखो मित्रों न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। मित्र ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस दिख जाएगा। इसी न्यूक्लियोलस से मित्र आप ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। मित्र अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर काफी कंडेंस्ड है तो मित्र इसको आप कहोगे हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहोगे? हेट्रोक्रोमेटिन। अगर मित्र ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कंडेंस नहीं है, तो इसको आप कहोगे यूक्रोमेटिन। तो मित्र दिस इज यूक्रोमेटिन। मित्र जो ये डार्कली स्टेन्ड है या जो टाइटली पैक्ड है, दिस इज हेट्रोक्रोमेटिन। और मित्र बहुत सारे यहाँ पे आपको राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच दिख जाएंगे। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वलप, इसी न्यूक्लियर इन्वलप के ऊपर बहुत सारे आपको राइबोसोम्स देखने को मिल जाएंगे। मित्र ये राइबोसोम्स बाहर की साइड में भी होंगे, ये राइबोसोम्स आपको अंदर भी दिखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी आपको राइबोसोम्स दिखेंगे, इसके मेम्ब्रेन पे अटैच भी दिखेंगे। दिस इज द न्यूक्लियर कोर। तो मित्र अगर हायर लेवल पे क्रोमेटिन की पैकेजिंग करनी है तो कुछ नॉन एडिशनल प्रोटीन चाहिए हमें, दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन या क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। मित्र तो जब पैकेजिंग होगी तो आपको एक हेट्रोक्रोमेटिन दिखेगा और यूक्रोमेटिन। मित्र यूक्रोमेटिन इट इज लूजली अरेंज्ड। मित्र ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये टाइटली अरेंज्ड है, आप देख सकते हैं टाइटली अरेंज्ड है। साथ ही साथ ये आपको डार्कली स्टेन्ड दिखेंगे, ये मित्र लाइटली स्टेन्ड दिखेंगे। मित्र जो यूक्रोमेटिन है दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा मित्र तो ये एक्टिव है। हेट्रोक्रोमेटिन मित्र इनएक्टिव है। मित्र अगर पूरे डीएनए के जो स्ट्रैंड है जो क्रोमेटिन के मित्र पास आ गए तो डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कैसे करेगा? मित्र बाइंड नहीं कर पाएगा, तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यूक्रोमेटिन है, अगर ये मित्र लूजली अरेंज है तो आसानी से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड करेगा और आसानी से डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। तो यूक्रोमेटिन दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। मित्र आराम से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो पाएगा। यहाँ पे मित्र अगर हेट्रोक्रोमेटिन है तो ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो नहीं पाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन आसानी से हो नहीं पाएगा। तो मित्र इस बात को जरा अच्छे से आप समझना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मित्र बाकी जो चीजें हैं वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लास।